नमस्कार। अर्जुन एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली क्लास ली थी उत्तर प्रदेश भौतिक स्वरूप के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में हमने क्लास ली थी। उसी का हम नेक्स्ट पार्ट लेके आ रहे हैं, पार्ट 2। इसमें हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की स्थिति कहां से कहां तक है। प्राकृतिक स्थिति की बात करें तो कहां से कहां तक है। ये उत्तर प्रदेश का हमने मैप बना दिया है। ये सहारनपुर है, आगरा, ललितपुर, सोनभद्र, कुशीनगर, देवरिया, बलिया। आइए देखते हैं। यदि हम बात करें कि उत्तर प्रदेश के उत्तर की सीमा का निर्धारण कौन करता है, मतलब कौन सा पर्वत उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है, तो यहां से हम देखेंगे शिवालिक हिमालय। आप नाम सुने होंगे। शिवालिक हिमालय उत्तर प्रदेश के उत्तर में शिवालिक हो गया। यदि हम बात करें कि उत्तर प्रदेश की दक्षिण की सीमा का निर्धारण करता है, कौन करता है, तो यहां पर आ जाएगा दक्षिण का पठारी क्षेत्र ही, यही बुंदेलखंड कहलाता है। यहीं पे विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल पर्वत पड़ता है। ये हम यहां लिखे दे रहे हैं। विंध्याचल पर्वत। तो उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण शिवालिक हिमालय करता है और उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण विंध्याचल पर्वत करता है। अब हम आइए देख लेते हैं कि पश्चिम सीमा का निर्धारण कौन करता है, तो यमुना नदी करती है। यमुना नदी, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया और ये पूर्व हो गया। तो पश्चिमी सीमा का निर्धारण यमुना नदी करती है। यदि हम आ जाएं पूर्वी सीमा का निर्धारण, तो गंडक नदी है। कौन सी नदी है, यहां पे लिखे दे रहे हैं, गंडक नदी। तो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के खंडों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आपको बताते चले, जिस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, उस समय तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। लेकिन सन 2000 में आपको मालूम होगा कि जब विभाजन हुआ तो उत्तराखंड के कुछ जिले काट करके यूपी से उत्तर प्रदेश से अलग कर दिए गए। तो उत्तर प्रदेश में बचा क्या, भाबर क्षेत्र, मतलब तराई का मैदान और गंगा का मैदान, और ये बुंदेलखंड जिसको पठारी क्षेत्र बोलता है। ये 3 क्षेत्र बचे थे। उससे पहले देखा जाए तो मतलब टोटल जितने पहाड़ी जिले थे, मुख्य पहाड़ी जिले थे उत्तराखंड, उन्हीं जिलों से मिलकर बना है। वही उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन सन 2000 में उसका विभाजन किया गया जब उत्तर प्रदेश का, तो उत्तराखंड को अलग कर दिया गया। तो आइए देखते हैं कि विभाजन के बाद किन 3 भागों का निर्माण हुआ। उन 3 भागों के बारे में हम पढ़ेंगे। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी स्पेशल में। तो सबसे पहला भाग हम देखते हैं, यहां पर हम इसको मिटा दे रहे हैं। तो सबसे पहला भाग जो है उत्तर प्रदेश का, वो भाबर एवं तराई प्रदेश। भाबर एवं तराई प्रदेश, ये जो बेल्ट आप देख रहे हैं, यहां इस साइड में चौड़ी है, सहारनपुर से लेकर के चौड़ाई बेल्ट चौड़ी है, और यहां देवरिया और कुशीनगर आते आते यहां देख रहे हैं कि सकरी हो जाती है। यही कहलाती है भाबर एवं तराई प्रदेश की पट्टी कहलाती है। ये करीब करीब यहां पर 34 किलोमीटर की चौड़ाई है। उसके बाद जो दूसरा भाग पड़ता है वो यहां पर आता है, उसको बोलते हैं गंगा यमुना का मैदान। तो पहला भाग हुआ भाबर एवं तराई प्रदेश, दूसरा हो गया गंगा यमुना का मैदान। उसके बाद में जिसमें हमने ब्लॉक के डिब्बा बना करके आप देख रहे हैं, इसको हमने प्रदर्शित किया है, ये कहलाएगा नंबर 3, मतलब तीसरा भाग है, यहां पर लिखे दे रहे हैं। ये है दक्षिण का पठारी क्षेत्र।
ये उत्तर था, ये दक्षिण हो गया। दक्षिण का पठारी क्षेत्र, इसी दक्षिण के पठारी क्षेत्र में बुंदेलखंड और बघेलखंड आते हैं। मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो आपने देखा कि 3 पार्ट हैं, भाबर एवं तराई प्रदेश, गंगा यमुना का मैदान और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। अब आइए हम नजर डालते हैं कि भाबर एवं तराई प्रदेश के बारे में, कि भाबर एवं तराई प्रदेश है क्या, कहते किसे भाबर। तो भाबर से आशय ये है कि जब नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं तो पत्थरों और कंकड़ों के बीच से होकर के, पत्थरों और कंकड़ों के बीच से होकर के जब बहती हैं, यही क्षेत्र भाबर कहलाता है। कहने का आशय यह है कि नदियां भाबर क्षेत्र में लुप्त हो जाती हैं, दिखाई नहीं पड़ती हैं, और जब नदियां प्रकट होती हैं, मतलब आपके सामने आती हैं, आपको दिखाई पड़ती हैं, तो कहां पहुंच जाती हैं? तराई। ये जो डॉट डॉट बना ये तराई क्षेत्र है, और ऊपर जो मैंने ये गोले बनाए हैं ये भाबर। मतलब ये जैसे ये कंकड़ पत्थर हैं, नदी बह रही है, ऐसे ऐसे नदी आई, तो यहाँ तो नदी पत्थरों के बीच से बहती हुई आ रही है तो दिखाई नहीं देगी। जब ये आपके सामने आएगी तो तराई में पहुंच जाएगी। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश के किस भाग में नदियां लुप्त हो जाती हैं? तो भाबर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस भाग में नदियां प्रकट होती हैं, लुप्त होने के बाद प्रकट होती हैं? तो है तराई का मैदान। यही तराई का मैदान है। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर जाहिर सी बात है, जब कंकड़ पत्थर हैं तो यहाँ पर कृषि तो होगी नहीं। जब कृषि नहीं होगी तो यहाँ अधिकतर पशुपालन होता है। क्यों? क्योंकि अच्छी खासी यहाँ पर घास पाई जाती है, तो पशुपालन यहाँ पर ज्यादा होता है। अब देखते हैं, यदि तराई की बात करें, ये जो तराई वाली बेल्ट मैंने बनाई, तराई में क्या होता है? अच्छा, तराई में दलदली होती है, दलदली एवं गाद की मिट्टी होती है, इसलिए यहाँ पर घने जंगल और हाथी घास पाई जाती है, जो कृषि के लिए बहुत उपयुक्त होता है। इसलिए यहाँ पर इस साइड में गेहूं, धान, जूट, गेहूं, धान, जूट की जो खेती है वो अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है। ये तो हो गया पहला वाला भाग। अब दूसरा वाला देखते हैं, गंगा यमुना का मैदान। गंगा यमुना का मैदान, ये गंगा नदी, इसी में यमुना नदी आके मिलती है, तो गंगा यहां तक चली जाती है, ये नदियां आकर के इसमें मिल रही हैं, तो ये गंगा यमुना का मैदान हो गया। इसी को जब नदियां आकर के उतर के यहाँ पे गंगा यमुना के मैदान में पहुंचती हैं, तो यही गंगा यमुना का मैदान कहलाता है। ये काप मिट्टी से बना हुआ है, जो अवसादी मिट्टी होती है, नदियां अपने साथ बहा करके लाती हैं, उसी से यही क्षेत्र बना हुआ है। यहां से एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता के चलें कि यहां पर पड़ता है गोरखपुर। गोरखपुर, जब बारिश के मौसम में नदियां अपने उफान पर होती हैं, तो सबसे ज्यादा जो बीमारी का प्रकोप देखा जाता है वो इसी के आसपास देखा जाता है। क्यों? क्योंकि जब नदियों का बाढ़ का पानी चढ़ता है और जब वापस लौटता है तो अनेक प्रकार की बीमारियां छोड़ता है, क्योंकि यहाँ की भूमि दलदली है, नमी युक्त है, समतल है, इसलिए यहाँ डेंगू और अनेक प्रकार की बीमारियां पाई जाती हैं। अब आगे हम बात करते हैं, और यहीं पे एक और घास भी पाई जाती है जो काफी फेमस है, उसका नाम है चिलास घास। चिलास, चिलास घास की बहुलता पाई जाती है। अब देखते हैं दक्षिण का पठारी क्षेत्र, जो बुंदेलखंड कहलाता है। इस बुंदेलखंड या दक्षिण के पठारी क्षेत्र की जो ढलान है वह गंगा यमुना के मैदान की तरफ है, मतलब मध्य भाग, उत्तर प्रदेश की मध्य की तरफ इधर की ढलान है और इधर की उत्तर की तो ढलान है ही। इसी ढलान के कारण ही तो ये नदियां यहाँ पर बेतवा है, केन है, सोन है, नदियां आकर के इस गंगा नदी में जाकर के मिलती हैं, यमुना नदी में जाकर के मिलती हैं। यही कारण है, ये बीच की जो गैलरी है ये ढलान युक्त है। तो दक्षिण का पठारी क्षेत्र बुंदेलखंड का वो कहलाता है। ठीक है, यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब आगे हम आपको ले चलते हैं कि यहां से क्वेश्चन तो हमसे पूछे जाते हैं
यहाँ से क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश के एग्जाम में? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक ऊंचाई किन पहाड़ियों की है, या उत्तर प्रदेश में कौन सी पहाड़ियां सबसे ऊंची पाई जाती हैं? तो यहां पर हम लिखे दे रहे हैं कैमूर की पहाड़ियां, सोनाकर की पहाड़ियां, कैमूर सोनाकर, ये सोनभद्र और मिर्जापुर साइड में पड़ती हैं, इसी जिलों में, इन्हीं जिलों में देखा जाता है। इनकी ऊंचाई करीब करीब 300 से लेकर के 450 मीटर तक देखी जाती है। और एक क्वेश्चन पूछा गया यहीं से कि कौन सा प्राचीनतम भूभाग या किस प्राचीनतम भूभाग पर उत्तर प्रदेश बसा हुआ है? तो आपको बताया गया होगा या आपने पढ़ा होगा भूगोल में, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड के प्राचीनतम भूभाग पर ही उत्तर प्रदेश बसा हुआ है। फिर आता है कि उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग यमुना और गंडक दो नदियों के बीच में स्थित है। ये रही थी, ये हम आपको पढ़ाए थे उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास जो थी भौगोलिक स्थिति के बारे में, हमने पार्ट 2 पढ़ा रहे थे। इसके बाद की क्लासें आपको YouTube पे चैनल पे ही देखने को मिलेंगी। और कैसी रही हमारी क्लास आप कमेंट जरूर करिएगा, या फिर आप कोई उत्तर प्रदेश का स्पेशल टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जो आपकी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करें, हम आपकी क्लास जरूर लेकर के आएंगे। इसी क्लास के साथ जय हिंद, जय भारत।